प्राइम टाइम। आज शहीद भगत सिंह के शहीदी के इतने वर्षों बाद कुछ जातिवादी मानसिकता वाले लोग या संगठन और कुछ छद्म राष्ट्रवादी लोग ये सवाल बार बार पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वकील थे तो भगत सिंह के केस को क्यों नहीं लड़ा, उन्होंने भगत सिंह को फांसी से जाने पे क्यों नहीं रोका। इस बात पर चर्चा करने के पहले इस बात पर गौर करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भगत सिंह के बारे में क्या सोचते थे या क्या सोच रखते थे। उसका अंदाजा उनके इस संपादकीय से लगाया जा सकता है जो उन्होंने पाक्षिक अखबार जनता में 13 अप्रैल 1931 को लिखा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को बलिदान के रूप में रेखांकित करते हैं और अपने संपादकीय को 3 बलिदान का शीर्षक भी देते हैं। ये पूरा संपादकीय पढ़ा जाए तो उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि ये तीनों व्यक्तित्व ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति के शिकार हुए। इसी कारण से बाबा साहब कहते हैं कि न्याय नहीं था, ये बिल्कुल उनके साथ अन्याय हुआ। बाबा साहब लिखते हैं, अगर ब्रिटिश सरकार को यह दिखाना है कि इस घटना से अंग्रेजी सरकार बिल्कुल न्यायप्रिय और न्यायपालिका के आदेश पर हुबहू अमल करती है, ऐसी समझ लोगों के बीच मजबूत होगी और लोग उसका समर्थन करेंगे, तो ये ब्रिटिश सरकार की बहुत बड़ी नादानी है, क्योंकि यह बलिदान ब्रिटिश न्यायपालिका की शौहरत को अधिक धवल और पारदर्शी बनाने के इरादे से किया गया है। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं है। खुद सरकार भी इस समझदारी के आधार पर अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकती, फिर बाकियों को भी इसी न्यायप्रियता के आवरण में वह किस तरह संतुष्ट कर सकती है। न्याय देवता की भक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि विलायत के कंजर्वेटिव, राजनैतिक, रूढ़िवादी पार्टी और जनमत के डर से इस बलिदान को अंजाम दिया गया है। इस बात को सरकार के साथ दुनिया भी जानती है। संपादकीय की शुरुआत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन आरोपों का जिक्र करते हैं जिनके तहत इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। वे इन तीनों की बहादुरी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि फांसी की जगह गोली से उड़ा देने की भगत सिंह की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं की गई। वे लिखते हैं, हमारी जान बख्श दे, ऐसी दया की अपील इन तीनों में से किसी ने भी नहीं की। हाँ, फांसी की सूली पर चढ़ाने के बजाय हमें गोलियों से उड़ा दिया जाए, ऐसी इच्छा भगत सिंह ने प्रकट की थी। ऐसी खबरें अवश्य आई है, मगर उनकी इस आखिरी इच्छा को भी सम्मान नहीं दिया गया। इस संपादकीय में विस्तार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भगत सिंह की फांसी के संदर्भ में भारत और ब्रिटेन में हुई खुली और गुप्त राजनीति की चर्चा भी करते हैं और इसमें गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन की भूमिकाओं पर बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की राय में गांधी और इरविन भगत सिंह की फांसी को लेकर आजीवन कारावास में बदलने की हिमायती थे, लेकिन ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति और ब्रिटेन की जनता को खुश करने के लिए इन तीनों को फांसी दी गई। बाबा साहब अपने संपादकीय के अंत में लिखते हैं, लब्बलुआब यही है कि जनमत की परवाह किए बगैर गांधी इरविन समझौतों का क्या होगा, इसकी चिंता किए बिना विलायत के रूढ़िवादियों के गुस्से का शिकार होने से अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह आदि की बलि चढ़ाई गई। यह बात अब छिप नहीं सकेगी। यह बात सरकार को पक्के तौर पर अब मान लेनी चाहिए। माँ, रोहन आज भी स्कूल नहीं आया। वो बार-बार बीमार क्यों हो जाता? शायद पानी से। पानी तो मैं भी पीता हूँ, मैं क्यों नहीं बीमार पड़ता? तुम पीते हो सबसे प्योर पानी, केंट प्योरीफायर का पानी। जी हाँ, केंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और हेल्दी रहें। अब ये भी जानते हैं कि भगत सिंह के भारत की रूढ़ी, परंपरा और जातिवाद के संदर्भ में क्या विचार थे। देखा जाए तो एक शूद्र समुदाय में पैदा हुए शहीद आजम भगत सिंह सामाजिक समता के पैरोकार भी थे। उनकी गणना न केवल भारत के बल्कि विश्व स्तर के क्रांतिकारियों में की जाती है। जोधानी बुनो, जोन ऑफ आर्क व सुकरात जैसे विश्व स्तर के शहादत में उनका नाम शुमार है। महज 23 की उम्र में हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाना
कुर्बानी की सर्वोच्च मिसाल है। समाजवाद, क्रांति, भारत की आजादी, मजदूर आंदोलन, धर्म, ईश्वर आदि विषयों पर कम उम्र में ही उनका चिंतन व विचार सर्वोच्च कुर्बानी पर मानो सोने पर सुहागा लगता है। वे सीखते, लेकिन उनका लेख अछूत समस्या जो जून 1928 में प्रकाशित हुआ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ क्रांतिकारी विचारों का एक प्रमाण है। भगत सिंह का यह लेख तब लिखा गया था जब 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब मनुस्मृति का दहन कर पृथक निर्वाचन की मांग उठा चुके थे। वही जातिगत पाखंड का पर्दाफाश करने वाली मदर इंडिया नामक किताब से 1927 में लेखिका कैरिन मैथो ने भूचाल पैदा कर दिया था। भगत सिंह को जब पहली बार 29 मई से 4 जुलाई 1927 के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उन्होंने लाहौर पुलिस स्टेशन में सवालों का जवाब देते हुए बंबई काउंसिल में 1926 को नूर मोहम्मद द्वारा किए गए भाषण का हवाला देते हुए कहा था कि जब तक तुम एक इंसान को पानी पीने देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो। जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के कैसे अधिकारी बन गए। आगे भगत सिंह कहते हैं, जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया बीता समझोगे तो वह जरूर ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे जिनमें उन्हें अधिकार मिलेंगे, जहां उनसे इंसानों जैसा व्यवहार किया जाएगा। फिर यह कहना कि देखो जी, ईसाई और मुसलमान हिंदू कौम को नुकसान पहुंचा रहे, व्यर्थ होगा। और आज जब झूठ के चादर में लपेटकर विकास का दिखावा किया जा रहा है, ऐसे में भगत सिंह का कहा ध्यान में लेना होगा। लोगों को मानव आवश्यक कार्यों के प्रति घृणा पैदा हो गई है। हमने जुलाहों को भी दुत्कारा, आज कपड़ा बुनने वाले भी अछूत समझे जाते हैं, कहार को भी अछूत समझा जाता है। यह गड़बड़ी विकास की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा करती है। सामाजिक न्याय के बिना विकास का रास्ता आसान नहीं होगा। भगत सिंह ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन किया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह अपने साथियों के साथ फांसी पर चढ़ा दिए गए। वे जीवित रहते तो 1932 में पुणे पैक्ट में वे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का समर्थन जरूर करते। भगत सिंह ने लिखा है कि अछूतों को उनके अलग अधिकार दे दो। काउंसिलों और असेंबलियों का कर्तव्य है कि वो स्कूल, कॉलेज, कुएं तथा सड़क के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे। जुबानी तौर पर नहीं, वरन साथ ले जाकर उन्हें कुएं पर चढ़ाए। उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाए। उनके अपने जनप्रतिनिधि हो, वे अपने लिए अधिक अधिकार मांगे। सामाजिक समता की स्थापना के लिए अछूतों को चुनौती देते हुए भगत सिंह कहते हैं, अछूत कहलाने वाली असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण आज उनका नाम जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्णाक्षरों से लिखी हुई है। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है, असल में स्वयं कोशिशों के किए बिना कुछ भी न मिल सकेगा। तुम असली सर्वहारा हो। संगठनबद्ध हो जाओ, सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। अब बात उस प्रश्न की जो बार बार उठाया जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े, उन्होंने भगत सिंह को फांसी से क्यों नहीं बचाया। तो हम यही कहेंगे कि इस सवाल का मकसद है दुष्प्रचार और केवल संकीर्ण मानसिकता का परिचय। सोशल मीडिया पर अक्सर सवाल पूछा जाता है कि अंबेडकर वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। यह सवाल व्यंग, नफरत या आक्रोश अथवा जिज्ञासावश से पूछा जा सकता है। सवाल प्रथम दृष्टया उचित लगता है, परंतु अक्सर इसका मकसद दुष्प्रचार ही मालूम होता है। इसका सटीक जवाब जानने से पहले हमें हालातों को जानना होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। यह वह दौर था जब शूद्र, अतिशूद्र या यूं कहे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब स्कूल जाते तो उन्हें स्कूल से बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। चूंकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें यह दंश नहीं झेलना पड़ा था।
जब शिक्षित होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशाला, कमरा तक नहीं मिला। जब वे सिमढम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में जून 1923 से अम्बेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। उन्हें बार काउंसिल में भी बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। अस्पृश्यता के चलते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को केस नहीं मिल पाते थे। एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास आया तो उनके केस की जीत ने उन्हें ख्याति दे दी। लेकिन वकालत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने बाटली बॉयज अकाउंटेंसी में लेक्चरर का काम शुरू कर दिया था। यह वह दौर था जहां किसी अछूत के छूने भर से भी हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार ना हो, वह भगत सिंह का केस अम्बेडकर द्वारा न लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता भरा लगता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई में रहा करते थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। आसिफ अली वकालत के क्षेत्र में ऐसा नाम था जो बहुत दबदबे वाला था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। जो ये सवाल उठाते हैं उस आर्य